नमस्कार विद्यार्थियों, एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम एनसीईआरटी के हर चैप्टर को समझते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में, और हाँ, अमेजिंग 3D विजुअल्स के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और सबसे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठाते हैं। सवाल यह है कि आखिर पर्यावरण जैसे मुद्दे पर राजनीति होती ही क्यों है? सोचने वाली बात है ना? देखिए, हुआ ये कि 1960 के दशक के बाद हमारे पर्यावरण को नुकसान इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये सिर्फ एक साइंटिफिक इशू नहीं रहा। नहीं, ये बन गया एक बहुत बड़ा ग्लोबल पॉलिटिकल इशू। अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि धरती को बचाना है या नहीं। अरे भाई, वो तो बचाना ही है। असली सवाल तो ये है कि इसे बचाने की जिम्मेदारी लेगा कौन? किसकी है ये जिम्मेदारी? और ये समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप बस इस एक आंकड़े से लगाइए। यूनाइटेड नेशंस की 2016 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बताती है, और जरा ध्यान से सुनिएगा, कि विकासशील देशों में 66.3 करोड़ लोगों को, सोचिए 66.3 करोड़, साफ पीने का पानी तक नसीब नहीं होता। और इसका जो मानवीय पहलू है, वो तो और भी ज्यादा दिल दहलाने वाला है। इसी गंदे पानी और खराब साफ सफाई के कारण पता है क्या होता है? हर साल 30 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 30 लाख जिंदगियां हैं। और देखिए, खतरे सिर्फ यहीं तक नहीं रुके हैं। हमारी खेती की जमीन वो खराब हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, पानी तो प्रदूषित हो ही रहा है, और ऊपर से ओजोन लेयर में छेद। साथ ही हमारे समुद्री तटों का प्रदूषण। अब ये सब ऐसी परेशानियां हैं ना, जिनका हल कोई एक देश अकेले तो कर ही नहीं सकता। और बस इसीलिए ये सब बन जाते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा। तो ये सब कुछ देखने के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है ना, कि क्या पर्यावरण का ये जो क्षरण हो रहा है, जिसे हम डिग्रेडेशन कहते हैं, ये सिर्फ एक साइंटिफिक इशू है या फिर ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है? आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, अब जब समस्या इतनी बड़ी है, तो सवाल उठता है कि दुनिया ने मिलकर किया क्या? क्या कोई कदम उठाए गए? तो चलिए अब यही देखते हैं कि दुनिया की नींद आखिर कब और कैसे खुली। ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं, ये कहानी है कि कैसे दुनिया धीरे धीरे जागी। सबसे पहले देखिए, 1972 में क्लब ऑफ रोम ने एक रिपोर्ट निकाली, लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसमें पहली बार दुनिया को चेतावनी दी गई। फिर 1987 में आई ब्रंटलैंड रिपोर्ट, और असली मोड़ आया 1992 में, जब ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि अर्थ समिट। इसने तो पर्यावरण को वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया। और फिर 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का एक बड़ा इंटरनेशनल अग्रीमेंट था। इसी रियो सम्मेलन से एक बहुत ही पावरफुल आइडिया निकलकर सामने आया। वो था टिकाऊ विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि हम विकास तो करें, तरक्की तो करें, लेकिन इस तरह से कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, और सबसे जरूरी बात, हमारी आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें भी पूरी हो सकें। ठीक है, तो सब देश साथ बैठे, सबने तय किया कि हाँ, कुछ करना तो पड़ेगा। लेकिन जैसे ही काम करने की बात आई, एक बहुत बड़ा सवाल बीच में आ खड़ा हुआ। सवाल था, भाई ठीक है, पर्यावरण बचाएंगे, पर जिम्मेदारी कौन उठाएगा और कितनी उठाएगा? और बस यहीं पर दुनिया दो टीमों में बंट गई। एक तरफ थे ग्लोबल नॉर्थ, यानी अमीर विकसित देश, और दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ, यानी विकासशील देश। अब देखिए, विकसित देशों ने कहा, देखो भाई, पर्यावरण बचाने के लिए हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं। लेकिन विकासशील देशों का तर्क एकदम अलग था। उन्होंने कहा, एक मिनट, ज्यादा नुकसान किसने किया है? आप लोगों ने, अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टाइम पर। तो ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा बनती है। हमारी पहली प्रायोरिटी तो अभी भी अपने लोगों का आर्थिक विकास करना है। तो अब इस बहस का हल क्या निकला? रियो सम्मेलन में एक बीच का रास्ता निकाला गया। एक प्रिंसिपल पर सब सहमत हुए, और वो था साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। इंग्लिश में कहें तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब बहुत सिंपल है, जिम्मेदारी सबकी है, ये साझी बात हो गई, पर जिन्होंने ज्यादा नुकसान किया है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी, ये हो गई अलग अलग बात। अच्छा, अब ये जो नॉर्थ साउथ की बहस है, इस पर एक सवाल तो बनता ही है।
आप बताइए, आपके हिसाब से पर्यावरण को बचाने की ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, विकसित देशों की या विकासशील देशों की? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। चलिए, अब इस ग्लोबल डिबेट के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे अपने देश भारत का क्या स्टैंड रहा है, भारत का क्या पक्ष रहा है। भारत ने हमेशा से उसी प्रिंसिपल का समर्थन किया है जिसकी हमने अभी बात की, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। भारत का तर्क बहुत क्लियर है। पहला, ऐतिहासिक जिम्मेदारी डेवलप देशों की है। दूसरा, हम जैसे विकासशील देशों की पहली प्रायोरिटी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है। और तीसरा, अगर हम पर कैपिटा एमिशंस देखें यानी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, तो वो विकसित देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। और भारत सिर्फ बातें नहीं करता, हमने अपने लेवल पर ठोस कदम भी उठाए हैं। जैसे नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाई गई जिससे गाड़ियों में क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल हो। फिर 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया जो एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। और 2003 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए था। तो जब हमने कियोटो प्रोटोकॉल की बात की, तो चलिए एक सवाल और पूछते हैं। इस प्रोटोकॉल में भारत जैसे विकासशील देशों को कुछ बाध्यताओं से छूट दी गई थी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला सही था? आपकी क्या राय है इस पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, पर्यावरण को बचाने की लड़ाई सिर्फ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम्स में या सरकारों के बीच नहीं लड़ी जाती। नहीं, इसमें लोगों की यानी हम जैसे आम लोगों के आंदोलनों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा अपना देश है। भारत और दुनिया के कई विकासशील देशों में आपको ऐसे कई आंदोलन मिल जाएंगे। जंगलों को बचाने के लिए, बड़े बड़े बांधों के खिलाफ जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, या फिर पेड़ों से चिपककर उन्हें बचाने वाला चिपको आंदोलन। ये सब इतने पावरफुल मूवमेंट्स हैं जो दिखाते हैं कि पर्यावरण की चिंता सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस तक सीमित नहीं है। ये तो जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट्स लेवल पर एक बहुत बड़ी ताकत है। और इसलिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, प्रकृति हमारी शिक्षक है। जो उसे समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। चलिए, तो अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन हो जाए कि आज हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखीं। और हाँ, रिवीजन के बाद आपके लिए एक चैलेंज भी है। तो आज के की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, पर्यावरण अब सिर्फ एक साइंटिफिक इशू नहीं बल्कि एक बड़ा ग्लोबल पॉलिटिकल इशू है। दूसरी बात, जिम्मेदारी किसकी हो इस पर डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों में एक बड़ा मतभेद है। तीसरी बात, भारत ऐतिहासिक जिम्मेदारी वाले सिद्धांत का समर्थन करता है। और चौथी और आखिरी बात, पर्यावरण को बचाने में लोगों के आंदोलन यानी पीपल्स मूवमेंट्स एक वाइटल रोल निभाते हैं। डॉडी, और अब बारी है आज के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की। जरा सोचिए, अगर आपको पूरी दुनिया के सभी देशों के लिए सिर्फ एक पर्यावरण नियम बनाने का मौका मिले, सिर्फ एक नियम, तो वो नियम क्या होगा? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जो स्टूडेंट सबसे सही और सबसे समझदार जवाब देगा उसका नाम हम अपने अगले वीडियो में टॉप अचीवर के रूप में अनाउंस करेंगे। और एनसीईआरटी पाठशाला की तरफ से उसे मिलेगा एक स्पेशल स्मार्ट लर्नर बैज मेंशन। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिए और दिखाइए कि आप हैं एनसीईआरटी पाठशाला के स्मार्ट लर्नर। तो ये था हमारा आज का सेशन। धन्यवाद विद्यार्थियों। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल एनसीईआरटी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर दिन सीखते रहिए कुछ नया, सिर्फ एनसीईआरटी पाठशाला के साथ।